नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे निःशुल्क चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। उसमें हमने व्यंजन संधि के 2 भाग पढ़ लिए थे। आज मैं तीसरा भाग लेकर आया हूं, जिसका नाम है जस्तु संधि। इस संधि में क्या होता है, कोई भी वर्ण होता है और तीसरा वर्ण हो जाता है। इस संधि का नाम जस्तु संधि है। कि इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या नियम हैं, और आज हम इसको देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, लिखा है जब झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का वीडियो भी हम बना के आपके अपने चैनल है राम संस्कृत क्लासेस में दे चुके हैं। जिसने प्रत्याहार का वीडियो या महेश्वर सूत्र का वीडियो नहीं देखा हो वो देख लीजिएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। सबसे आसान और सरल तरीका हमने बताया है। तो जब झल प्रत्याहार में क्या आता है, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथे तथा ऊष्म वर्ण, ऊष्म में 4 वर्ण आते हैं, सा और हा, यानी तीनों सा और हा 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। वर्ण पढ़ाए हैं, उसमें हम बता चुके। तो के पश्चात, यानी कि सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे तथा ऊष्म वर्णों के पश्चात में यदि कोई भी स्वर आए या कोई व्यंजन वर्ण आए, ठीक है, या कोई भी वर्ण ना आए, यानी स्वर हो या व्यंजन हो या उसके बाद में कोई भी स्वर हो या ना हो, तो झल प्रत्याहार के वर्ण अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो ये वर्ण होंगे तो अपने वर्ग के, यानी उसी वर्ग के, जिस वर्ग के होंगे उसी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात जस, ज, ब, ग, ड, द, स में बदल जाएंगे। इसको और भी आसान भाषा में समझें तो क्या होगा, जैसे बताया हम कि झल प्रत्याहार सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, यहाँ देखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 को वर्ग कहते हैं ना। तो प्रथम वर्ग का यानी सभी वर्गों के, तो यानी सभी वर्ग से कवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी क, ख, ग, घ, यानी कवर्ग के इतने वर्ण हों, या चवर्ग में इनमें से कोई भी वर्ण, चवर्ग का च, छ, ज, झ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसी तरह टवर्ग का टा, ठा, डा, ढ, और तवर्ग का त, थ, द, ध, पवर्ग का प, फ, ब, भ। यानी कि साधारण भाषा में और भी आसानी से समझें तो सभी वर्गों के पंचमाक्षर, यानी कि यम, मंगलम और या और ला को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए या कोई वर्ण हो या ना हो, तो यह जो होंगे तो अपने वर्ग के, जैसे इनमें से कोई वर्ग वर्ण आएगा, जैसे का आया, खा आया, गा आया, घा आया, तो इसमें से ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण किसमें? गा में बदल जाएंगे। और जैसे चवर्ग का कोई वर्ण आया तो चवर्ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, 1, 2, 3, तीसरा वर्ण क्या हुआ? जा में बदल जाएगा। या टवर्ग का कोई भी वर्ण आया, उसके बाद कोई स्वर है या व्यंजन है या कोई वर्ण नहीं है, तो ये क्या होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और डा में बदल जाएगा। कोई भी वर्ण हो डा में बदल जाएगा। यदि तवर्ग है तो तवर्ग का यदि कोई भी वर्ण आता है तो अपने तीसरे वर्ण में किसमें? दा में बदल जाएगा। यदि पवर्ग का कोई वर्ण आता है, उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए या कुछ भी आए, तो ये भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात साधारण में समय के या कहें कि व्यंजन हो कि यानी कि सभी वर्गों के पंचमाक्षर और या और ला को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, इनके बाद कोई भी स्वर आए या कोई भी व्यंजन आए, तो क्या होता है? ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से आसानी से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है अच प्लस अंतः, तो यहाँ देखेंगे तो ये च है,
क्या है, च। जो झल प्रत्याहार का वर्ण है अर्थात वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, उसके बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो नियम के अनुसार जो ये च है अपने तीसरे वर्ण में च छ जा, यानी कि आ च के जगह पे हो जाएगा जा प्लस अंतः हो गया। अब यदि हम इसको मिला देंगे तो आ हो गया, जा में आ मिला, आधा जा था, जा पूरा हो गया और अंतः क्या बन गया, अजंतः। क्या बना, अजंता। यानी कि पहला वर्ण था च वर्ग का या कह लीजिए झल प्रत्याहार का वर्ण था, वो किसमें, तीसरे वर्ण में जस में बदल गया और जा हो गया और आ और जा मिलकर जा पूरा हो गया और बन गया अजंता। दूसरा उदाहरण है वाक प्लस ईसा बराबर वागीसा। ये देखते कैसे, यहाँ पे का है, ये भी कवर्ग है, कवर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद ई आई यानी स्वर आया है, तो का क्या होगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि वा का हो जाएगा गा और हो गया ईसा। यदि हम इसको मिलाएंगे तो वाह पूरा गा में बड़ी ई मिल जाएगी तो गी की मात्रा लग गया और सह क्या हो जाएगा, वागीसा। क्या बना, वागीसा। अगला उदाहरण यदि हम देखें इसी तरह है दिग प्लस अंबरह बराबर दिगंबरह बना। तो का है, का के बाद स्वर आया है अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी वर्ण हो और उसके बाद यदि कोई स्वर आए, व्यंजन आया या कोई वर्ण ना रहे, तब भी क्या होता है, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंबरह मिलकर यहाँ हुआ दी, गा में आ मिला, गा पूरा हो गया और अंबर बराबर बन गया दिगंबर। इसी तरह है चित्त प्लस आनंद, ता है उसके बाद स्वर है तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदला, ता था द, दा में बदला और बड़ा आ का मात्रा मिलकर दा दीर्घ हो गया और नंदा मिलकर बन गया चितानंद, चिदानंद। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए जगत प्लस ईसा है, तो इसमें जगत है, तवर्ग है, तवर्ग के बाद स्वर आया है तो ये तवर्ग है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ता था दा हो जाएगा, यानी कि ज ग ता का हो गया दा और इधर ईसा, यानी जब एक में मिल गया तो बन गया जगदीशा। और अगला उदाहरण है इसे सुप प्लस अंता क्या बना, सुबंता। इसको भी समझते हैं। पा है, पा के बाद क्या आया है, स्वर आया है तो पा भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, पा फ बा, तो हो गया सु ब प्लस अंतः। तो यहाँ पे सु है, बा में आ मिल जाएगा, ए बा पूरा हो गया और अंता हो गया सुबंतः। इसी तरह लास्ट उदाहरण है देख प्लस गजह, का है, का भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में पहुंच जाएगा और बन जाएगा गा, हो गया देख प्लस गजह। सभी जगह तो बाद में स्वर मिलते थे तो वर्ण पूरा हो जाता था, यहाँ स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए यह गा आधा रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा दिग्गजः। तो ये हमने पढ़ा जसत्व संधि। इसमें हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा या उस वर्ण आए, उनके बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, तो जो पहले वाले वर्ण होंगे यानी पहले दूसरे तीसरे और चौथे वही वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। इनको उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।